तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 10 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। तो मेजर पेपर 10 में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग नोट्स पे जाएंगे। पहले सिलेबस को एक नज़र देखेंगे। यह है मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस। इसमें पढ़ना है आपको ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मानवाधिकार। ठीक है, यह आपका रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और जहाँ जहाँ पर भी आपको ह्यूमन राइट्स इन इंडिया पढ़ना है, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में काम देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया पॉलिटिकल साइंस मेजर 10। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो कोर्स कंटेंट में आपके 7 टॉपिक लिखे हैं, ओनली 7 टॉपिक पढ़ना है। पहला है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार को समझना। दूसरा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 ईस्वी में हुई थी। तीसरा पढ़ना है यूएन, ठीक है, मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्तर की एक संस्था है। इसके द्वारा ह्यूमन राइट्स के लिए देखभाल करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये जानना है। चौथा है आपका इंडियन मैकेनिज्म NHRC, ठीक है, यानी कि भारत में किस तरह का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तैयार किया गया है, वो जानना है। पांचवा जानना है आपको ह्यूमन राइट्स इशू इन इंडिया, भारत में मानवाधिकार को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं, ये जानना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जानना है। फिर जानना है आपको यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट में ऑब्स्टेकल्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं और इनसे मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 20 करते हैं, फिर 10, उसके बाद फिर 10। चलिए, और जो लोग ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स परचेज कर लीजिएगा 60 रुपया में, 4 साल के लिए फ्री रहेगा आपका यह ऐप। कंप्लीट ग्रेजुएशन कराया जाएगा सिर्फ 60 रुपया में, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है मानवाधिकार। अच्छा, क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है और उत्तर केवल हिंदी में है। ठीक है, मानवाधिकार का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार मनुष्य को मिले मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार क्या है, तो मनुष्य को प्राप्त वैसे अधिकार जो उसे जन्म से प्राप्त होना चाहिए, या मनुष्य को मिलने वाले जन्मसिद्ध अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है भाई कि जन्म से आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ठीक है, मतलब बचपन में तो नहीं रहेंगे, बाद में। ठीक है, स्वतंत्र रहने का अधिकार, समानता का अधिकार है। ठीक, और उसके बाद कहीं पर भी जाने का अधिकार, किसी जगह पर भी खाने का अधिकार, फ्री में नहीं पैसा देके। चलिए, अगला आता है हमारा यहाँ पे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR कब अपनाई गई। ठीक है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR का फुल फॉर्म है, कब अपनाया गया, 1948 में। अभी हम लोग वहाँ पर भी पढ़े थे कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, 1948 में। ठीक है, चलिए, 10 दिसंबर 1948। और 10 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष इसीलिए क्या मनाते हैं, 10 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डे। चलिए, 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, सॉरी। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDHR। वही हो गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, हिंदी में बोलते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानवाधिकारों की निगरानी कौन सा निकाय करता है। तो देखिए, भारत में मानवाधिकार का अगर उल्लंघन कोई करता है तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, उसका नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब की गई। तो भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, यह ऑफिस आपको नई दिल्ली में मिलता है। 7वां क्वेश्चन है, RTI भारत में किस अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में RTI जो है 2005 को लागू होता है, कब, 2005 को। 8 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो यह मानवाधिकारों के जितने भी अधिकार हैं उन सभी की रक्षा करता है। ठीक है, यह एक प्रकार का कोर्ट है। क्या है? एक प्रकार का कोर्ट है, एक प्रकार का न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, मानवाधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट? तो देखिए, मौलिक अधिकारों को जो रखा गया है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 संविधान का पार्ट 3 भाग 3। ठीक है, संविधान के 25 भाग हैं, उसमें से भाग 3 में मानव अधिकारों को रखा गया है और इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं भाग 2 में, पार्ट 3 में, सॉरी। ठीक है, पार्ट 3 मौलिक अधिकार, और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे एक किताब है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो उपेंद्र बख्शी इस किताब के लेखक हैं, भारतीय लेखक है उपेंद्र बख्शी। इन्होंने लिखा है पुस्तक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार का भविष्य, हिंदी में बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार में राजनीति, यह किताब किसने लिखा है? तो टोनी इवांस ने लिखा है। चलिए, ये भारतीय राइटर नहीं है, एक फॉरेन राइटर हैं, विदेशी लेखक हैं। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, चाइल्ड राइट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि बच्चों का जो अधिकार है, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है और जो बुक लिखी है उनका नाम है आशा वाजपेयी। कौन है? आशा वाजपेयी। ठीक है। उसी तरह से एक नाम आता है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन किसने फोकस किया? बचपन बचाओ आंदोलन, तो इनका नाम क्या है, मैं बोल रहा हूँ, कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया? कैलाश सत्यार्थी ने। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, भारत में मानवाधिकार उल्लंघन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार मानवाधिकार का उल्लंघन करने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है भारत में। ठीक है, जातिगत भेदभाव तो भारत में बहुत ज़्यादा है ना, खास करके गाँवों में। अगला आता है हमारा यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है। जैसा भारत में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है नई दिल्ली में, उसी तरह से विश्व लेवल पे बनाया गया है और सब देश मिलकर इसको चलाता है। और इसका मुख्यालय जिनेवा का एक शहर है, मतलब सॉरी स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है जिनेवा, वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, ह्यूमन राइट्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड? तो देखिए, ह्यूमन राइट्स दिवस 1948 10 दिसंबर को शुरू हुआ था, इसीलिए प्रत्येक साल 10 दिसंबर को हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो चार्ल्स आर बिट्ज ने लिखी है इस पुस्तक को। ठीक है, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, 20वीं क्वेश्चन है कि भारत में आरटीआई अधिनियम किस अधिकार को सुदृढ़ करता है? तो पारदर्शिता का अधिकार। और आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। कब? 2005 में। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रघुनाथ मिश्रा। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत में भारत जो मानवाधिकार आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया जाता है। ठीक है, जज ही इसमें केवल बैठेगा, आम आदमी नहीं बैठेगा। चलिए, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति के जितने भी गरिमामय जीवन है उसको उपलब्ध कराना है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानवाधिकार की परिभाषा दीजिए और उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को उसके मनुष्य होने के नाते जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि वह किसी भी धर्म को अपना मान सकता है। ठीक, जाति, किसी भी जाति, लिंग, नस्ल या राष्ट्रता के आधार पर उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो है व्यक्ति की गरिमामय जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करता है। मतलब आप अपने टाइप का ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत आप स्वतंत्र, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार आते हैं। यदि किसी समाज में मानवाधिकार का पालन होता है तो वहाँ
शांति, न्याय और भाईचारा कायम रहता है। ठीक है, और लोगों को जो है शोषण से बचाया जाता है। चलिए अगला आ जाता है 1948 के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व लिखिए। ठीक है, तो देखिए मैं थक गया यार बोलते बोलते, मुझे थोड़ा जाना है डॉक्टर घर, अभी चेक कराऊंगा। मैंने ब्लड डोनेट किया है तो मुझे थोड़ा ना चक्कर आ रहा है और माथा भारी भारी लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया हूँ तो इसीलिए आप लोग का वीडियो बना के जाऊँगा जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है 1948 के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व लिखिए। 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सार्वभौमिक घोषणाओं की गई थी मानवाधिकारों की। इसमें 30 अनुच्छेद शामिल हैं। देखिए जैसा भारत में संविधान है उसी तरह से विश्व लेवल पे एक संविधान है जो यूनाइटेड नेशन के पास है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सारे देशों को मिलाकर एक कमेटी बनाया गया है, एक समिति बनाया गया है मान के चलिए। ठीक है, चलिए जो विश्व लेवल के मुद्दों की बात की जाती है। इसका महत्व यह है कि इसमें पूरी दुनिया को एक समान मानवीय मूल्य और सिद्धांत प्रदान किए हैं। इस घोषणा के आधार पर अनेक देशों ने अपने संविधान, कानून और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान किया है। भारत में मौलिक अधिकार इसी घोषणा से प्रभावित हैं और संविधान में शामिल किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की जिससे कोई भी देश इसे नकार नहीं सकता है। यानी कि विश्व के सभी देशों को ये नियम मानना पड़ेगा जो यूनाइटेड नेशन में बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बताइए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या काम करती है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया और यह अधिनियम 1993 के तहत की गई। संविधान में एक बदलाव लाया गया और इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है? तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करता है। अगर कोई पुरुष, कोई महिला, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे धर्म के नाम पे उस मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है या कुछ भी चीज़ मैटर लेके जाता है यदि, तो वह उस पर मुकदमा चलाती है, कदम उठाती है और यह जेलों की स्थिति का भी निरीक्षण करती है कि जेल में वे कैदी को सही रूप से खाना मिल रहा है या नहीं, भोजन मिल रहा है नहीं। ठीक है, चलिए सभी का स्वास्थ्य सही है या नहीं, ये भी चेक करता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अलावा जन जागरूकता फैलाता है, पीड़ितों को न्याय दिलाता है, बाल विवाह रोकता है, बहुत सारे काम करता है जो सामाजिक काम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें पूछा गया है भारत में मानवाधिकारों के क्रियान्वयन की मुख्य चुनौतियां क्या हैं। भारत में मानवाधिकार क्या किस तरह से हनन होता है और किन किन चीज़ों को लेकर हनन होता है। तो आपको मालूम है कि भारत अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समुदाय में बटा हुआ देश है। यहाँ पे भाषा भी अलग अलग है। ठीक है, तो भारत में मानवाधिकार के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ शामिल हैं क्योंकि भारत में विविधता भरा हुआ है, अनेक प्रकार की भिन्नता है। पहली चुनौती जातिगत भेदभाव है और सामाजिक असमानता है। दूसरी चुनौती गरीबी, बेरोजगारी भी है हमारे देश में। यहाँ पे कोई 5,000 कमा नहीं पाता तो कोई महीने के 5 लाख कमाता है। किसी के पास कीपैड फ़ोन नहीं है तो कोई आईफोन लेके घूम रहा है, होता है ना, तो जिससे लोग मूल अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। तीसरी चुनौती भ्रष्टाचार है और मालूम है कि भारत में सरकारी कर्मचारी कितने भ्रष्टाचारी हैं, राजनीति कितने भ्रष्टाचारी हैं। इच्छा शक्ति की कमी है। इसके अतिरिक्त पुलिस और प्रशासन की उदासीनता भी एक बड़ी समस्या है। कई बार मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जाती हैं जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा रहा है वर्तमान समय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है मानव अधिकारों की सुरक्षा में। ठीक है, मानव अधिकारों की सुरक्षा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का महत्व बताइए। देखिए आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे है आपका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, आर से राइट, टी से टू, आई से इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लाया गया। यह कानून बनाया गया है। एक्ट मतलब कानून। ठीक है, इसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अधिकार है। सपोज दैट आपने कहीं पे कुछ आवेदन किया, आपका काम 3 महीना से अटका हुआ है, तो आपको अधिकार है कि आप पूछें उनसे, एक लेटर लिखिएगा। आरटीआई का एक फॉर्मेट होता है लेटर लिखने का,
और लेटर लिख के भेजिएगा तो वो आपको आंसर करेंगे। इससे प्रत्येक व्यक्ति सरकारी संस्थाओं में सूचना प्राप्त कर सकता है। यह मानवाधिकारों की रक्षा में सहायक है। ठीक है, क्योंकि नागरिक भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। आरटीआई ने लोकतंत्र को मजबूत किया है और शासन व्यवस्था को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया है। सपोज दैट आपने फॉर्म भरा, ठीक है, 2 साल से कुछ नहीं हुआ है, तो आप बोल सकते हैं, आरटीआई कर सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, इसके माध्यम से कई मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को पर्दाफाश हुआ है और पीड़ितों को न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, भारत में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द ह्यूमन राइट्स इशू इन इंडिया। भारत में मानवाधिकार का मुद्दा कौन कौन सा है ये बताइए। ठीक है, तो भारत में मानवाधिकार संबंधी मुद्दे जातिगत भेदभाव, महिलाओं पर हिंसा, बाल श्रम, दहेज प्रथा, ये सभी आपको देखते होंगे अपने अगल बगल में भी होता ही रहता है। ठीक है, घरेलू हिंसा होता है, मारपीट होता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास ससुर, ये सब लगा रहता है। बाल विवाह होता है, बाल श्रम होता है, जेलों में कैदियों के अधिकार का हनन होता है, पुलिस द्वारा उत्पीड़न होता है, फर्जी मुठभेड़, फर्जी भ्रष्टाचार। ठीक है, कुछ भी काम कराने जाओ तो पैसा लगेगा। ये सब भारत में बहुत समस्या है, कचड़ा स्थिति बना दिया है भारत में। ठीक है, यही सब लिखना है आपको। ठीक है, पूरा का पूरा अपना नॉलेज का प्रयोग करना है यहाँ पे इस पेपर में आपको। अगला है, लोगों को मानवाधिकार के बारे में शिक्षित करने का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, ये बताइए। कि देखिए, अपना अधिकार पाने के लिए ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि भाई आप अपना कम से कम अधिकार ले सकें। मानवाधिकार की जो शिक्षा देना है बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका क्या क्या अधिकार है, तो आप मांगिएगा कैसे। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कि ये मेरा खेत है, तभी ना आप उसका अधिकार ले पाएंगे। कोई बताएगा ही नहीं कि आपका ये खेत है, ठीक है, तो आप किसको मांगिएगा। ठीक है, चलिए, वे उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानकार होना जरूरी है। शिक्षा से व्यक्तिगत आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है। इससे समाज में समानता, न्याय की स्थापना होती है। मानवाधिकार शिक्षा से लोग शोषण और भेदभाव कम होता है तथा लोग अपने अधिकार की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो कहाँ जाइएगा, मान लीजिए अगर आपको आपका अधिकार नहीं मिलता है, आपने कहीं पे अप्लाई किया किसी पोस्ट के लिए या फिर कहीं पे कोई काम किया और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत कोर्ट में केस कर सकते हैं। उस कंपनी को, सरकार को भी केस कर सकते हैं। क्या बात करते हैं? हाँ भाई, सरकार को भी केस कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में सबका केस होता है। कोर्ट को भी केस कर सकते हैं। अगर कोर्ट भी टाइम से नहीं काम कर रहा है तो कोर्ट में बड़े कोर्ट को केस कर सकते हैं। चलिए, भारत में बाल अधिकार पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए, भारत में बच्चों को अधिकार विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2009 में। कितने से कितने वर्ष बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर कोई व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी होटल पे या किसी पर भी बच्चा को काम करवा रहा है तो वह जो है बाल अधिकार आता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर आता है, बाल श्रम आता है। ठीक है, और उसके तहत मानवाधिकार में कंप्लेन किया जा सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की को ज़बरदस्ती विवाह करवाता है, 18 वर्ष से कम या ज़बरदस्ती विवाह, ठीक है, कोई व्यक्ति 18-21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष को शादी करवाता है, ये सब बाल अधिकार है। लेकिन कौन करेगा? केस करने जाएंगे आप? आपको झगड़ा करके मरा देगा हम लोग। ठीक है, हाँ, किसको केस करना होगा? तो उसके फैमिली में कोई केस कर देगा या फिर वह लड़की खुद कर देगी या वह लड़का खुद कि देखिए मैं इतना कम उम्र का हूँ और मेरे घर वाले हमको कर रहे हैं, तब फिर उसके घर वालों को क्या करेगा मालूम है ना? हाँ, जेल का हवा खाना पड़ेगा। चलिए, लेकिन कोई नहीं करता है ऐसा में। कौन चाहेगा कि अपने घर वालों को केस करे ना? चलिए, चाहे उसके घर वाले ही गलत ही क्यों ना कर देते हैं। चलिए, लेकिन कुछ कुछ हिम्मत वाला व्यक्ति होता है जो कर देता है। गरीबी मानवाधिकार को कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है भाई, मान के चलो क्या, जो गरीबी झेल रहा है वो जानेगा। ठीक है, हम खुद गरीबी झेले हैं यार, तो बता सकते हैं कि गरीबी बहुत बड़ा पाप है। जल्दी से जल्दी इस पाप को दूर करो, ये बीमारी को दूर करो। ठीक है,
काम करो और बीमारी को दूर करो। गरीबी मानवाधिकार के उल्लंघन का सबसे बड़ा कारण है। गरीब को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, बट उन्हें मिल नहीं पाता है। वे अक्सर शोषण का शिकार होते हैं, अत्याचार के शिकार होते हैं। गरीबी के कारण बाल श्रम होता है छोटे बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र में बराबरी और न्याय की भावना तभी है संभव है जब आप गरीबी को दूर करें, अमीर बने। एटलीस्ट अमीर नहीं तो कम से कम मिडिल क्लास फैमिली जब तक से नहीं बनेंगे, आपको सोसाइटी में भी इज्जत नहीं मिलेगा, वो आप भी जानते हैं ना। हाँ, अगला है लोकतंत्र और मानवाधिकार के बीच संबंध स्पष्ट करें। तो देखिए, लोकतंत्र और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र मतलब राजनीति, ठीक है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिले, और मानवाधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। मानवाधिकार जो है लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक। इसके लिए क्या करना होगा, तो क्योंकि बिना लोकतंत्र का व्यवस्था नहीं चल सकता, बिना लोकतंत्र का हमारा सोसाइटी नहीं चल सकता, इसीलिए नागरिक को अपनी बात कहने और शासन में भाग लेने का अधिकार है। वहीं मानवाधिकार इसे गरिमामय, पूर्ण और दोनों को मिलकर साथ चलने को कहता है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र हावी हो जाता है और मानवाधिकार नीचे दब जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसको आपको खुद करना होगा, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का, वहीं पे मिल जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भूमिका और चुनौतियों को लिखें कि यह क्या क्या काम करती है, इसकी भूमिका क्या है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1948 की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व बताइए, जो कि 10 दिसंबर 1948 में की गई, ठीक है। महत्व, सीमाएं, निष्कर्ष, इस तरह से आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा यहाँ पे कि एक्सप्लेन द ऑब्स्टेकल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मानवाधिकार में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को बताना है। तो सामाजिक असमानता है, जातिगत भेदभाव है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पुलिस का भ्रष्टाचार है, ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और शिक्षा सबसे बड़ा कारण है भारत में। इस तरह से बता देना है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की चर्चा कीजिए, उदाहरण सहित बताना है आपको, ठीक है। इसमें सब वही सब क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान पेपर है ये, ठीक है। इससे पहले वाला जो था आपका मेजर पेपर 9 वो टफ था, और इसके बाद जो मेजर पेपर 11 है वो भी आसान ही है, बस आराम से कीजिए। उसके बाद माइनर पेपर करवा देंगे। माइनर पेपर क्या है कमेंट में बता दीजिएगा। लोकतंत्र और मानवाधिकारों को सुदृढ़ बनाने में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बताना है, और RTI 2005 के बारे में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है। मानवाधिकार के संवर्धन में शिक्षा की क्या भूमिका है। सब क्वेश्चन का PDF आपको ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। पूरा PDF ऐप में मिल जाएगा। यह PDF आपका जो है। अगला है, भारत में बाल अधिकार की सुरक्षा के बारे में बताना है कि 2009 में कानून बनाया गया, कोई बच्चा खटता है तो उसको क्या क्या प्रावधान है। स्कूल भेजना चाहिए, 1 से 8वीं तक की पढ़ाई, कम से कम 8वीं तक की पढ़ाई इसको कंप्लीट करानी चाहिए माँ बाप को, हर माँ बाप का कर्तव्य है, ये सब बताना है। मानवाधिकार की रक्षा में भारतीय संविधान का योगदान क्या है, ये बताइए कि भारत का संविधान कहाँ तक भूमिका निभाता है मानवाधिकारों की रक्षा करने में, ठीक है। और ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या, ताकि आप किसी छोटे बच्चों को खटाएं ना, आप किसी का शोषण ना करें, ना आप खुद शोषण का शिकार हों, और इन फ्यूचर आप माँ बाप बनेंगे, आप कम से कम अच्छा माँ बाप बने, अच्छा नागरिक हो सकता है आपके माँ बाप अच्छे ना हों, ठीक है। रियलिटी में बोल सकते हैं कि हर माँ बाप अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके माँ बाप अच्छे नहीं हों लेकिन आप अच्छे बने, ठीक है। इस तरह इसीलिए ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं बस, ठीक है। चलिए, मानवाधिकार कि 21वीं सदी में क्या प्रासंगिकता है ये बताइए, कि वर्तमान समय मानव अधिकार का क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए, आज दुनिया जो है बहुत टेक्निकली आगे बढ़ गई है, और इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लिया जाता है। आदमी को अगर कुछ भी होता है तो तुरंत आदमी केस कर देता है, ठीक है। तो अगर नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या बोल रहे हैं, फिर कहाँ से मिलेगा समानता और ये सब, ठीक है। चलिए, PDF पूरा ऐप में मिल जाएगा, 24 पेज का PDF है, आराम से पढ़ लीजिएगा। और ह्यूमन राइट्स कमीशन का टाइम मिलेगा तो मैं क्वेश्चन पेपर भी बना दूंगा, ठीक है। बाय।